अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासत हंगामा खेज मोड़ ले रही है, जिसकी एक झलक आज पीटीआई के सियालकोट जलसे से पहले नजर आई। जलसे के मकाम को लेकर जो तनाज़ा पैदा हुआ वो जलसागाह की तब्दीली से हल तो हो गया है, लेकिन सिर्फ चंद घंटों की कार्रवाई में इंतजामिया और पीटीआई के कारकुन जिस तरह आमने सामने आए वो सियासी तसादुम का नुक्ताए आगाज दिखाई देता है। उधर इमरान खान खुलकर वो बातें भी करने लगे हैं जो वो इशारों किनायों में करते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मैदान जलसे में और सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने खुलकर इजहार ख्याल किया है, एक्सट्रीम पोजीशन ली है। इमरान खान का कहना था कि उनके लिए ये बात एक धचका थी कि ताकतवर हलकों के लिए करप्शन मसला ही नहीं है। जो ताकतवर शख्सियात उनको मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें सुनाया करते थे, वो उनको कहते थे कि दूसरों की करप्शन के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नैब और जुडिशरी उनके जेरे असर नहीं थी, इसलिए वो करप्ट नासिर को सजाएं नहीं दिला सके, और नैब जुडिशरी जिनके जेरे असर थी उन्होंने मुजरिमों को सजाओं से बचा लिया। ये भी कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक शरीफ बरादरान के अलावा भी हैं जिनका नाम वो वक्त आने पर लेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। मसलन यूक्रेन के इशू पर उन्होंने वोट ना देने का दिफा किया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को माशी बहरान से खबरदार किया था। एक बार फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ पर बात की कि दो इशूज़ पर इख्तिलाफ रहा है, एक उस्मान बुज़दार पर, दूसरा साबिक DGISI को ओहदे पर बरकरार रखने। ताहम उन्होंने फिर कहा कि साबिक DGISI को आर्मी चीफ बनाने का इरादा नहीं था। दूसरी जानिब लंदन में अहम फैसलों की बाज़गश्त है, जिसमें सबसे अहम हुकूमत की मुद्दत के हवाले से है। इसके अलावा सख्त माशी फैसलों, इंतजामी और आइनी बहरान पर भी बातचीत हो रही है। क्या फैसले हो पाएंगे? क्या फैसले हुकूमत यानी पहले नून लीग फिर और इत्तेहादी मिलकर कर पाएंगे? कुछ तय हो पाएगा या बहरान मजीद जन्म लेंगे? इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से कैसर शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब और सीनियर एनालिस्ट फरियाद रीस साहिबा हमारे साथ होंगी। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आगाज कर लेते हैं सियालकोट में आज जो सूरत हाल बनी। फरियाद रीस साहिबा, आपसे ये आगाज, आपके ख्याल में जो कुछ आज सियालकोट में हुआ, जलसा तो होने जा रहा है कुछ देर में, जलसे के मकाम को मुतनाज़े किसने बनाया? दोनों जानिब से अब तक बहुत कुछ सामने आ चुका। देखिए, ओवरऑल जलसे तो बड़े दिनों से हो रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है कि टेंशन क्रिएट हो जा रही है पाकिस्तान के अंदर। डिवीजन है, पॉलिटिकली आपस में इस कदर इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि लोग बात करने से गुरेज करे हैं, बात करे हैं तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। सोशल मीडिया पे अलग माहौल गर्म है, आम गली बाजारों मोहल्ले में अलग सूरत हाल है। मैं समझती हूँ उसी का एक रिफ्लेक्शन आपको नजर आया आज सियालकोट में हुआ है। क्या ये जो हुकूमत है उसने ये सोचा कि हम जरा सख्ती कर लें? ये खबरें भी आती रही हैं, मगर फिर उसके बाद शायद बेहतर सेंस जो थी वो प्रिवेल कर गई और फिर जलसा बहरहाल अब हो रहा है। लेकिन जब आगाज हुआ था तो बड़े अफसोसनाक तरीके से हुआ था। मेरे ख्याल से दोनों साइड ने रिएक्ट किया है, लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा जो है सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। जो भी हुकूमत में होता है, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि लूजिंग एंड पे हमेशा गवर्नमेंट होती है, तो जो सब्र, रिस्ट्रेन और सुकून का मुजाहरा है वो हुकूमत की तरफ से होता है। मगर मसला यहाँ पे जब हमने हुकूमती कुछ अरकान से भी बात की, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि जो वो पहले वाला ग्राउंड था उसमें अक़लियती बरादरी का मसला आ जाता है और ये एक सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मकाम तब्दील कर दिया जाए। इसमें पीटीआई का कहना ये है कि हमने तो एप्लीकेशन 10 डेज से दी हुई थी, तो जो डेप्यूटी डीसी है, जो डीसी है, उनको क्या जरूरत थी कि वो आखिरी वक्त पे आकर हमें कह रहे हैं? ये बात पहले भी कही जा सकती थी, ये उनका मौक़िफ़ है। फिर हमने देखा भी कि किस तरीके से पुलिस जो थी वो कंटेनर के ऊपर चढ़ गई, कुर्सियां गिराई गई, डंडे मारे गए, फिर आंसू गैस फेंकी गई। ये यकीनन ओवर रिएक्शन था, मगर शायद जिस तरीके से उनको आगे से उसका सामना करना पड़ा था इसलिए किया गया। इस कदर बड़ी तादाद में पुलिस आ गई,
एक जलसा रुकवाने के फरिया लिए। साहिबा, दोनों जानिब से कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन हुआ जैसा आप कह रही हैं। आज ये जो हुआ, क्या इसके पीछे लंदन से आई कोई हिदायत भी हो सकती है? 20 जुलाई की कट ऑफ डेट पीटीआई दे रही है कि उसके बाद लॉन्ग मार्च है। उसके साथ साथ वजीर दाखिला के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पीटीआई की तरफ से एक्सट्रीम आ रहे हैं। क्या कहा जा सकता है कि कहीं डिसाइड कर लिया गया है हुकूमत के एंड पर कि किस तरीके से इस एहतजाज को हैंडल करना है अगर मामला आगे बढ़ते हैं? और क्या इसे नुक्ता आगाज कहा जाए उस तसादुम की तरफ जो कुछ आज हुआ है? चेक किए गए नर्व्स एक दूसरे के? एक तो जो वेन्यू है वो बड़ा काउंट करता है। देखिए, सियालकोट का इलाका हमेशा से यहाँ पर बड़ा जो मुकाबला है वो सख्त ही होता है। पिछले इलेक्शन में भी देखा, उससे पहले भी देखा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई ही होते हैं। तो ये उसके बाद बल्कि जो नेक्स्ट जलसा है फैसलाबाद का, उसमें हमें फिर शायद यही लगेगा कि तसादुम का मुतवनी बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। लंदन में यकीनन ये बात डिसाइड हुई है, डिस्कस जरूर हुई है इस मामले के हवाले से। दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक का ख्याल था कि हमें बिल्कुल इसमें ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये था कि हाई हैंडेडनेस दिखाई जाए, क्योंकि कुछ रेड लाइन हैं जो कि अब क्रॉस कर ली गई हैं। कल जो स्टेटमेंट दी है इमरान खान साहब ने जलसे में, और उससे पहले जब साहब से मुलाकात भी हुई, तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद रेड लाइन अगर क्रॉस नहीं हुई तो तेजी से रेड लाइन की तरफ अब सफर शुरू हो चुका है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब हम उस नहज पर आ गए हैं जहां पर किसी भी वक्त अब ये जो पूरा का पूरा लावा है वो उबल सकता है। वो अच्छी तरीके से पक के तैयार हो चुका है। आप देखें कि आज ये कॉल दी गई, अली जैदी साहब ने सिंध में कॉल दे दी, इसी तरीके से लाहौर लिबर्टी चौक में जमा होने के लिए कहा गया। एक वक्त आया था जैसे लग रहा था कि शायद पीटीआई अब ये सोच रही है कि हम कॉल जल्दी दे दें, 20 तारीख का इंतजार ना करें। एकदम से जो उनकी इंटरनल मीटिंग हुई वहां पे भी ये बात हुई, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ नया वेन्यू को हम ले लेते हैं, वहां पे जलसा कर लेते हैं। शफकत महमूद साहब ने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो बात जो थी बड़ी हद तक संभल गई। फिर 41 लोग गालिबन थे जो कि गिरफ्तार हुए थे उस्मान डार साहब के साथ। तो इस कदर ये जो जिस तरह से शुरू हुआ था, हमें खुश होना चाहिए कि वहां तक ये गया नहीं मामला। लेकिन आपको एक मिनी ट्रेलर जरूर नजर आ गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे टेंशन बढ़ सकती है। और देखें, ये बात मेरे ख्याल से तमाम लोगों को बड़े गौर से सुन लेनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी, मुक़्तदर हलकों को भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी, कि जब ये मामले, हर चीज हम प्लान करते हैं, हर चीज को हम गेज करते हैं, हर चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मॉब एक ऐसा मामला है या अवाम के हाथ में अगर आप भितरा हुआ क्राउड है, वो भी आपकी अपनी स्टेट का, उसको ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ना आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ना उसके बारे में कोई आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि होगा क्या और हम कैसे रोकेंगे। सो आज का जो वाकया है वो इस लिहाज से जरूर लोगों को जोड़ना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम एक तरीकाकार बना लें। मेरा ख्याल से तरीका यही है कि एक टेबल पे सब बैठें और इस मामले के बारे में सोच लें, क्योंकि ये अब ऐसे नहीं होगा, लग नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली कि इमरान खान साहब जाएंगे, तकरीर करके वापस आ जाएंगे। फरिया साहिबा साथ ही रही है, ये जो आपकी कल मुलाकात भी रही है, उस मुतालिक कुछ और एक दो निकात है जिन पर आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगी। आप जैसे कह रही हैं रेड लाइंस क्रॉस नहीं, कुछ तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है ऑल आउट जाने की तैयारी है। आती हूँ आपकी तरफ, कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, ये जो कुछ आज सियालकोट में हुआ है, क्या लंदन से आने वाली ताज़ा हिदायत का नतीजा है? तैयारी कर ली गई हुकूमत ने कि इमरान खान और पीटीआई के एहतजाज को कैसे हैंडल करना है? एक्चुअली मैंने सियालकोट का वाक़े का अभी तक ना सुना है ना मैंने देखा है। आप अगर ब्रीफ कर देंगी तो तभी मैं कोई तबसरा कर सकता। सर, जिस जगह पर पीटीआई जलसा करने जा रही थी वहां पर लास्ट मोमेंट पे बकौल पीटीआई कहा गया कि ये एक अक़लियती बरादरी की जगह है, प्राइवेट प्लेस है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। फिर वहां पर गिरफ्तारियां की गई, उनका सामान उठाने की कोशिश की गई, उस्मान डार समेत कुछ दर्जनों उनके लोग गिरफ्तार किए गए। बाद में सेटल डाउन हो गया दोनों जानिब से हीटेड आर्गूमेंट और बयानात के बाद कि किसी और जगह पर जलसा कर लिया जाए। मगर शाम में पीटीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियती बरादरी की एक खातून नुमाइंदा ने भी बैठकर नून लीग का जो मौक़िफ़, मैं कहूँ नून लीग हुकूमत का मौक़िफ़, उसको नेगेट किया है। सो एक तलखी पैदा हुई है और अभी अगले 6 दिन में 6 जलसे हैं और 20 तारीख को लॉन्ग मार्च है। दोनों जानिब से एक दूसरे को धमकाने के बयानात हैं, जहां नून लीग की अभी तक तो हिकमत अमली नहीं, मगर वजीर दाखिला कह चुके हैं कि अगर लाइंस क्रॉस हुई तो मैं बनीगाला से भी निकलने नहीं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारी पार्टियों ने ये मामला शुरू किया ना, पहले दिन से ही मैं तो ये कह रहा हूँ, मुल्क तो हम सब का है,
पीटीआई वाले जो लोग हैं, जो पार्टी है, वो भी मुल्क की वफादार है, इलेक्टेड लोग आते हैं, PMLN है, पार्टी है, सब पार्टियां मुल्क की हैं। जब तक हम लाया अमल बनाएंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। इससे पहले तो जो झगड़े होते रहे या आपस में टसल होती रही, बीच बचाव कराती रही एस्टेब्लिशमेंट, अब वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपस में पार्टियां इस तरह तुल जाएं, किसी की बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि हमारा मुल्क डूब रहा है, मईशत ख़त्म हो रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस एंड कॉमर्स विंग का सदर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त ये लड़ाई झगड़ों का वक्त, हम क्या कर रहे हैं? हम तो नून लीग से एक छोटा सा इंतजामी मामला नहीं संभल रहा, आपने मईशत क्या संभालनी है? 4 हफ्ते हो गए, कोई स्ट्रेटेजी तो है नहीं आपके पास, ना इंतजामी डिसीजन ले पा रहे हैं, ना सियासी डिसीजन ले पा रहे हैं, ना माशी डिसीजन ले पा रहे हैं। कर क्या रहे हैं, करने क्या है, ये आप खुद भी नहीं जानते। अगर आयशा बख्श मुझे कोई मौका ही नहीं देंगी तो छोड़ देता हूं, मैं प्रोग्राम छोड़ देता हूं। आप तो ज्यादा बात मैं तो समझाना चाह रहा हूं। फरिया साहिबा पूछ रही हैं कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये बता दें, फिर बात आगे लेके जाते हैं। ये देखिए, मैं सारी बात वो जो पूछ रही है, पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल कर दें, उनका जवाब भी मैं देता हूँ। अच्छा, ठीक। 10 महीने अप्रैल तक छोड़ा ना इन्होंने। 10 महीने का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खसारा है 39 अरब डॉलर छोड़ा है, और 17 अरब डॉलर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है। ये करंट अकाउंट की बातें हमें करते थे कि 20 अरब, हमने तो 115 रुपए पे 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट छोड़ा था ना। आज 10 महीने में 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो चुका है। कुल रिजर्व 10 बिलियन है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इस वक्त आप जितनी मर्जी इस पे बहस कर लें, वक्त मुल्क बचाने का है, जो सब ने मिलकर बचाना है। बात मैं आपको करना चाह रहा हूं, हमारे पास तो चंद हफ्ते भी नहीं है हमारे पास ना। IMF ये जो छोड़ के गए हैं ना जिन हालत में, मैं ये कह रहा हूं कि वो भी, और मैं बजाय हम मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहें, आपने ठीक नहीं किया या आपने ठीक नहीं किया, मुल्क हम सबका है। मैं सबको इस वक्त मैंने असम्बली में आगाह किया है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया है। हमें बैठ के सर जोड़ के सबसे पहले अपनी मुश्किल को ठीक करना है। शेर साहब, कतई कलामी की माजरत सर, आप अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी खुशी से आए हैं, खुशी से आके हुकूमत संभाल ली, आपसे हिकमत अमली पूछें जवाब नहीं, वजीर खजाना पूछें जवाब नहीं। आप कितने हफ्तों को आए हैं, आपके पास इसका भी जवाब नहीं होगा। हाँ, मेरे पास जवाब ये है। देखिए, अगर कोई किसी का बच्चा अगर डूब रहा है, अगर वो डूब रहा है तो बचने के मुश्किल है चांस भी, तो क्या उसको बचाने के लिए कोशिश भी नहीं होगी? इन्होंने तो डुबा के छोड़ दिया। अब हम तो कोशिश कर, आप बोलते क्यों आए, क्या करते, उसको डूबने देते, एक और 15 दिन महीना। अब नहीं हालत है, मैं नहीं कह रहा कि हमने बचा लिया, लेके वहां पर डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। मेरे मुल्क जो है, मेरा अजीज मुल्क जो है, ये डूब चुका है। और हम सबको मिल के, मैंने असम्बली में बोला है कि मिल के या तो अपने सिल्वर बेचें, जो कुछ हमारे पास है उसको बेच दें, जो हमारे पास हुकूमत के जो नेशनलाइज यूनिट हैं उनको बेचें, या बाहर के लोगों को, उन्होंने किसी ने हमें कर्ज देने से तो इनकार कर दिया। जिस हालत में हम पहुंच चुके हैं, अब मुझे ये बताइए कि हम सबको और सब टॉपिक छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाहिए कि मेरा मुल्क अगले चंद महीने कैसे बचता है। मैं ये कह रहा हूं कि असम्बली को भी यही बात करना चाहिए, आपको प्रोग्राम भी सिर्फ यही करना चाहिए। अगर मुल्क ना रहा, या मुल्क की मुशत जैसे कि श्रीलंका में हुई है, अगर मेरी LCR न खुली, आज 234 रुपए डॉलर हो गया है 9 महीने का रेट, 234 रुपए। ये मैंने नहीं किया, ये 15 दिन में या महीने में हमारी हुकूमत ने नहीं किया। जो छोड़ा है जिस जगह पे, 15 दिन हो गए, हमारे भी कैबिनेट बने जो है 20 दिन हो गए, लेकिन ये देखिए कि 234 रुपए है। और क्या बनेगा, कोई चीज मिलेगी? यहाँ बैंक ने मना कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं ना, जो ड्यू हो रहे हैं ना, यानी कि जो पेमेंट ड्यू हो गई है ना, उसको बैंकों ने मना कर दिया है पेमेंट करने का। आप और मैं और सब हम मिलके पहले अपने मुल्क को बचा लें। बाकी लड़ाई झगड़े ये रोज के, और मैं अब जलसे कर रहे हैं, हम 20 लाख बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, आप 50 लाख बंदे इकट्ठे कर लें, मुल्क बच जाएगा। पहले अपने मुल्क का सोचो, इलेक्शन करवा लो, मुल्क बच जाएगा। 15 दिन, महीना, 2 महीने नहीं निकल सकते। उधर ध्यान करें, हम कब इलेक्शन करा लेंगे? सब बैठे, सब मिल के बैठे, ये आप करें, बस मेरी बात खत्म हुई। सर, सवाल फिर वही है,
इस वक्त आप हुकूमत हैं, कोई स्ट्रेटेजी है क्या? उनको साथ बिठाने की स्ट्रेटेजी है? आपका वजीर खजाना कौन है? आप IMF में जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि PTI सड़क छोड़े पार्लियामान में आ जाए? सवाल का जवाब सुन लीजिए, जवाब मुख्तसर जवाब सुन लीजिए। स्ट्रेटेजी ये है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम पार्टियों से, आइए मुल्क बचाइए, हम चार्टर ऑफ इकानमी करें। हम जब अपोजिशन में थे तब भी गुजारिश कर रहे थे, आज भी गुजारिश करिए स्ट्रेटजी। दूसरी बात, हमारा वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, IMF में हम जाने की कोशिश करें, IMF हमें कह रही है कि नहीं हमारी शर्तें मानो। अब 50 रुपये अगर हम डीजल का रेट बढ़ा देंगे, गरीब आदमी तो उसको ना, गरीब आदमी का क्या कसूर है कि आपने डॉलर 118 से लेके 190 तक पहुंचा दिया अप्रैल तक हुकूमत PTI ने, और उसके बाद अब जब 190 पे आएगा तेल आएगा और 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी ये है कि अमीर आदमी को टैक्स करो, सब मिल के बैठो, स्ट्रेटेजी बनाओ। पैसे वाले ने बहुत पैसा कमाया है। कैसर साहब, हुकूमत आपकी है, टैक्स करें अमीर आदमी को जितना करना है। ये फरमाइए, क्या वजीर आज़म पाकिस्तान वापस आकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेके जा रहे हैं सियासी मुखालिफिन के पास? क्योंकि वजीर आज़म सब 5 दिन से पाकिस्तान से बाहर है। इन हालात में मैं तो टैक्स करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये बजट आने टैक्स नहीं करूंगा तो नहीं बचेगा, ये जो गरीब आदमी नहीं पिन सके। लेकिन हालात मुखालफत देंगी हमारी पार्टी, और मुल्क तो इनका भी है। मुल्क PTI ने भी यही मुल्क चलाना है, जो छोड़ा है हमें, छोड़े जो दिया है। मेरा ये कहना है कि गलतियां सबकी हैं, गलत सबकी हैं। आइए बैठिए, हम तो अपने वक्त में बार बार कहते रहे इनको कि आपका काम नहीं है, आप मैच्योर नहीं है, आपको पता नहीं है इकानमी का। चलो मिल बैठते हैं, चलो हमारी गलतियां होगी। ये इस वक्त गलतियां बताने का वक्त नहीं है, ठीक है, इस वक्त मुल्क बचाने का। सर एक बात और बता दें, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। कैसर साहब एक बात और बता दें, आप इतनी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, आगे कैसे चलना है उसकी बात कर रहे हैं। बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, इसके पास वक्त कितना है जो स्ट्रेटेजी बनाए? शॉर्ट टर्म बनाएगी, क्या प्लान बनाएगी? 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 5 महीने हैं, साल है, 1.5 साल है? किसी टाइम को सामने रखकर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप कुछ बनाएंगे? कोई टाइम फ्रेम है आपके पास? ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये वक्त जो है ना, टाइम फ्रेम हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई भी संभालेगा इन हालात में? ये डिफॉल्टेड मुल्क को, जो इकानमी फेल हो गई है, इसको कौन संभालने के लिए तैयार होगा? मुझे सड़कों पे वो तैयार बैठे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, हम संभालने को तैयार हैं। ओ भाई, उन्होंने जो 10 उन्होंने संभालने को, उन्होंने तो इस हालात में पहुंचाया है जिस वक्त अभी डूबा हुआ मुल्क दिया है। ये डूब के हम गलत कह रहे होंगे, चलो हम गलत कह रहे होंगे। 10 अरब डॉलर रिजर्व है, ये कोई भी इसको मना नहीं कर रहा। आपका 1 महीने का करंट अकाउंट $2.25 अरब है। किसी भी मुल्क का अगर 3 महीने से कम इंपोर्ट का बिल होता है तो वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है, वो की तरफ जा रहा होता है। आज 1.5 महीना भी नहीं रह गया, 1.5 महीने का भी जी। तो ये इन्होंने तो हमें पहुंचा, चलो हमने भी 15 दिन महीना बहुत गलत किया होगा, आपकी बात आर्गूमेंट मान लेता हूँ। ओ भाई, जो 4.25 साल में जहां पहुंचाया है, आज क्या करें? सर बाकी 1.5 साल भी पूरा होने देना था ना, वो उन्होंने काम पहुंचाया, वो कौन सा तस्लीम करे? सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब हमारे साथ हैं PTI से। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। फिर ये भी पोजीशन नहीं रहती, फिर ये हाथ पैर मारना भी नहीं रह जाता, फिर वैसे ही सेनेटर साहब डेड बॉडी मिलती है। माशी तौर पे कह रहे हैं कि आपने डेड कर दिया तमाम मामला को। इस पर आने से पहले बेसिक सवाल, जो आज सियालकोट में इस टाइम पर जलसा हो रहा है, सर जिसकी हुई, जो मुतनाज़ मामला वहां पर बने और सामने आए, अगर कुछ देर पहले जगह की तब्दीली कर ली जाती तो क्या इस पूरी सिचुएशन से बचा जा सकता था? क्योंकि एक वीडियो सामने आ रही है जो DPO हसन इकबाल साहब की है, जो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइवेट प्लेस है और आपकी मकामी क़यादत को बता रहे हैं कि वो नहीं इजाजत दे रहे, तो किस तरह मुमकिन है कि आप वहां जलसा कर लें? मगर आपकी मकामी क़यादत इस बात को नहीं समझ पा रही थी। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात थी नहीं ना। लोकल इंतजाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एप्लीकेशन दी गई, वो तो तकरीबन एप्लीकेशन उनको 2 दिन पहले दिए, उन्होंने उसको परमिशन दी है। ठीक है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है, लेकिन आपको पता है कि जहाँ भी कोई इवेंट होता है तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, DC होता है, SP होता है, उन्हीं से कॉन्टेक्ट किया जाता है। अगर ये 2 दिन पहले बता दे तो 2 दिन पहले शिफ्ट हो जाता। लेकिन उसके नतीजे में आपने देखा जो रात हुआ है, ये कभी कम से कम इस हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता। देखें, इन्होंने भी जल्द से जुलूस किए हैं, इन्होंने भी एहतजाज किया है। जब इनकी हुकूमत गई थी 2017 में, मियाँ साहब को हटाया गया था, तो मियाँ साहब ने कितना जलसे किए, कितने उन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो कभी उनसे किसी ने तो लाठी भी नहीं चलाई।
एक्चुअली इनको तो दिखाना चाहिए कि भाई आप आए हैं अभी पाकिस्तान में, ऐसे नए नए आप जो रवाज डालेंगे कि वो माजी में कभी भी नहीं होंगे। तो ये तो कमाल है कि उन्होंने रात ही उस पर आपने देखा कि उन्होंने शेलिंग की है, सुबह उनको अरेस्ट किया सबको, ओस्मान डार को या हमारे लोगों को। तो हम तो अभी भी अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो कल भी करते थे 2 दिन पहले। ये इशू है नहीं, ये सिर्फ हाथ के अपने लोग उन्होंने खड़े किए हैं जस्ट उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए। और ये कि उनका जो असल चेहरा है वो देखें कितने घबराए हुए हैं इनके कि पब्लिक, इनको तो पहले ये था ना कि खान साहब के साथ पब्लिक नहीं है, काफी लोगों को ये जहन में था कि पब्लिक नहीं है जी, 5% है, 6% है, 2% है, चले अब जितनी भी है। लेकिन लोगों ने देखा है हुकूमत जो पार्टी है उसके लोग भी जाते हैं एहतजाज, जलसे वो भी कर रहे हैं, खान साहब भी जा रहा है, खान साहब हुकूमत में नहीं है। तो आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई जज नहीं है मीडिया से। सर जलसे कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज के जलसे में इमरान खान साहब ने खुलकर जो बातें पहले वो ढके छुपे भी कह रहे हैं, मजीद खुलकर बात की है और बड़े उन्होंने ललकारा ही है एक तरह से। और कल सहाफियों से मुलाकात रही है, वहां पर भी जो बातें इशारों किनारों में रही हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि अब ऑल आउट जाने का फैसला किया है, कोई स्ट्रेटेजी बना ली है कि 18, 19, 20 ऑनवर्ड्स, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात आ रही है, कुछ वहां भी दूसरे एंड पे स्ट्रेटेजी बन रही है, कोई हिकमत अमली है या 20 के बाद ही पता चलेगा कि क्या होना है लॉन्ग मार्च को लेके? देखिए तो खान साहब खुद ही बताएंगे, वो हेड हैं पार्टी के और लाजमी जब वो अनाउंस करेंगे किसी भी काल का तो वो ही बता सकते हैं, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि ये अपना जो जलसों में खान साहब खुल के बात करें, देखिए खान साहब का डे वन से एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की अवाम की इज़्ज़त होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो भी चीज़ें बनी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि लोगों को ये पता हो कि मतलब क्या हो रहा है पसे पर्दा। तो खान साहब की तो एक वाज़ेह स्ट्रेटजी है। अभी आप देखें ना, माजी में ये हो रहा था ना, अभी ये मुझे पता नहीं जो आप स्पोक्समैन बैठे थे, मुझे तो उनका नाम इल्म नहीं है, मैंने लेट से ज्वाइन किया आपको। कैसर शेख साहब हैं नून लीग से। 4 साल की जो अच्छा, तो देखें कैसर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है माशाल्लाह, MNA भी हैं। अभी वो तो ये कह रहे हैं कि जी 3.5 साल में हमने तबाही कर दी। भाई आप तबाही हमने की, आप बैठे हैं ना, आपके पास तो कैसे था 3 दिन में आपने जो इस्लामाबाद से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो ट्रेन है आपने 3 दिन में चला दी। आप तो देखें, आप गए थे अभी वो डैम बनाने के लिए गए थे जिस पे जनरल मुजम्मिल ने रिज़ाइन किया, आप वो भी मेरे ख्याल में 4 महीने में बनाना चाहते हैं। तो आप इकोनॉमी क्यों नहीं बना सकते? आप डॉलर 172 176 था, अभी क्यों 194 पे आ गया? आपके हिमायत में काफ़ी लोग आ गए जिन्होंने कहा कि जी देखें अभी डॉलर 182 आ गया, बहुत कंट्रोल हो गया। क्यों अभी 194 पे 195 पे क्यों पहुंचा है डॉलर? आप इसी तरीके से जैसे आपने मेट्रो ट्रेन बना दी, इसी तरीके से आप डॉलर को भी नीचे ले आएँ, इकोनॉमी बना दें। 5 दिन से 6 दिन से आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं अपनी कैबिनेट लेके। तो देखें अगर आप हमें ये कहते हैं कि साहब वैसे आखिरी दिन जिस वक्त तक वजीर आजम इमरान खान थे 9 अप्रैल को, उस दिन डॉलर 189 रुपए पे था, 189। देखें हिमायत इनकी तो 182 की वजह से की गई है ना इस गवर्नमेंट की, ये तो आपको पता है ना कि भाई ये गवर्नमेंट आएगी तो डॉलर को नीचे ले आएगी। 189 से लेके वो 182 पे पहुंच गए, फिर अचानक क्या हो गया उनको? ये तो उनकी खासियत थी ना उनके आने की कि अगर ये जो मतलब 11 जमायतों का इत्तेहाद है, जब ये आया है इधर, उसी वजह से डॉलर अचानक 189 से 182 पे आ गया विद इन 3 डेज। तो अभी अचानक क्या हो गया? डॉलर को कौन सा वायरस लग गया? कोविड लग गया उसको, जिसकी वजह से 196 पे पहुंचा है आज। कैसर साहब से अच्छा सवाल है, पूछते हैं कैसर। मैं पहले फरिया साहिबा की तरफ आऊंगी कि इससे पहले कैसर साहब फिर बताएं कि क्या कुछ PTI छोड़ गई है। फरिया साहिबा, गुज़िश्ता रोज जो आप लोगों की मुलाकात रही, जाहिर बात है आपको वहाँ वाइब्स जिसे कहा जाए कि आप किसी के साथ बैठ के बात करें तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही होती है। इमरान खान साहब ने बात में कहा, जो कोट हुआ, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि हमेशा अपने दौर के बारे में कि हमेशा ऐसे फैसले होते रहे जिससे मेरी हुकूमत कमजोर रहे। हमारी एक तारीख भी है, माजी के वज़ीर आज़म भी जाने के बाद कहते रहे कि उनके फैसले कोई और लेता रहा। कुछ उसी किस्म की सूरत हाल आप समझी या कुछ मुख्तलिफ? क्योंकि जो हम परसीव करते रहे 4.25 साल, एक मजबूत हुकूमत, तमाम क्वार्टर्स और सेक्टर से सपोर्ट रही, आप क्या कहेंगी? आयशा, 2 हिस्से आपके क्वेश्चन के, मैं पहले वाला आंसर करती हूँ, दोनों बड़े मजे के हैं। पहला तो ये कि जब मैं एंटर हुई बनी गाला में, और क्योंकि जब इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग थी जर्नलिस्ट की, तो उसमें मैं थी। तो हाँ, वो आखिरी रात वाली मुलाकात में भी आप थी, बिल्कुल जबरदस्त है। इस मीटिंग में ठीक है। एक तो मुझे लगा कि बनी गाला के अंदर पूरा इलेक्शन माहौल है, बहुत ज्यादा वहाँ पर एक्टिविटी थी,
हर किस्म की मीटिंग, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बनी ताला वाज टोटली इन इलेक्शन मोड। इमरान खान साहब हमें बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, उनकी पार्टी के लोग बड़े एक्टिव नजर आए थे। जो आप बॉडी लैंग्वेज का पूछ रही हैं तो मुझे कहीं से भी कोई परेशानी नहीं नजर आई, बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर और बहुत ज्यादा आप समझ लें इलेक्शन मोड नजर आ रहा था। जिसमें मैंने सवाल भी यही किया कि यूजुअली जो जमातें होती हैं वो हुकूमत में खुश होती हैं, ये जमात मुझे लगता है कि अपोजिशन में ज्यादा खुश रहती है। इसकी क्या वजह है? आप लोग अपोजिशन में जरा शायद बेहतर काम करते हैं। तो उस पे इमरान खान साहब ने कहा पूरा, फिर उन्होंने वो बात जो वो जल्सों में भी करती है, ही साइड के मैं इस पे खुश हूँ कि मुझे जो पब्लिक रिएक्शन मिला है, जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा ये पब्लिक रिएक्शन है, जो लोगों ने रिटेलिएट किया है, और मुझे लगता है कि मेरा मिशन यहाँ तक पूरा हो गया है। तो ये उनका एक ओपिनियन था। मुझे ये लगा कि ये ऑलरेडी इलेक्शन में जा चुकी है पीटीआई उनकी नजर में। बाकी जमातें रेडी हैं या नहीं है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो शायद ये उनके लिए नुकसानदेह हो जाए कि वो अभी अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेंगे, जबकि हमें पता भी नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं है। दूसरी तरफ जो बात मुझे वाज़ेह तौर पे नजर आई कि 20 तारीख के बाद कॉल का हतमी फैसला हो चुका है। बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि शायद 20 को ही कॉल दे दूं मैं, या 20 के बाद। लेकिन एनालिसिस अगर उसमें किया जाए तो मुझे लगता है कि प्रेशर फुल, अब जाहिर है बिल्कुल कुछ दिन रह गए हैं 20 तारीख आने में। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, गर्मी एक फैक्टर है, जो हुकूमत ने सोचा है कि हम टफ एक्शन लें वो एक फैक्टर है। तो ये कॉल किसी वक्त भी आगे पीछे आ सकती है। लेकिन ये बात भी कही गई वहां पर, जर्नलिस्ट ने भी उनको ये वावर कराया कि ये फिर ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन क्या आप करने के लिए रेडी है? तो उस पर इमरान खान साहब का ये एक वक्त तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पता कि आगे होगा क्या, लेकिन मैंने क्योंकि जो गलत है उसको मैंने नहीं सही कहना उनकी नजर में, मैंने इस हुकूमत को नहीं माना, तो मैंने तो ये आगे ऑल आउट जाना ही जाना है, यानी कोई वापसी का रास्ता नहीं नजर आया। इसीलिए लोगों ने जब ये सवाल किया कि होपफुली आपकी कोई बैकडोर बातचीत हो रही है, एक तरीका यही होता है सियासतदानों का कि प्रेशर बढ़ा दें आप और बातचीत भी रखें। मरियम नवाज ने तो ओपनली कहा था कि मुजाहिमत होती है तो मुफाहमत भी होती है, इकट्ठे पॉलिसी होती है, और उनकी पॉलिसी वो काफी हद तक, बड़ी हद तक कामयाबी से उन्होंने चलाई। सो उस तनाज़ुर में जब सवाल किया गया तो वो जो बात बताई खान साहब ने, और वो पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है कि उन्होंने तो नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। तो अगर नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए हैं और बातचीत कैसे हो रही है उस पर यह बताया गया कि नई मैसेजिंग हुई है, और मैसेज में ये कहा गया तो एक ही जवाब है कि इलेक्शन की डेट देंगे तो उसके बाद फिर कोई और बात होगी। सो इलेक्शन वाली हद तक क्लैरिटी थी, 20 तारीख पर क्लैरिटी थी, और फिर उसके सफरिया साहिबा मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब जब क्लैरिटी आई कि सिलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन नहीं करना, इसमें भी क्लैरिटी है। अच्छा, जब इमरान खान साहब ऑल आउट की बात कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि वो 20 तारीख के बाद एक लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा और क्या होगा वो उस बात को नहीं सोच रहे। और अगर इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन का ऐलान ना करे तो भी मतलब क्योंकि वो तो बात नहीं किसी से करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी वो अभी एक ब्लैक एंड है, कुछ पता नहीं है वहां क्या है। बड़ी कंफ्यूजन है आशा इसमें, और मुझे ये परेशानी भी इस हवाले से है कि क्या बेहतर नहीं है कि पहले बातचीत हो जाए, पहले सब बैठ के डिसाइड कर ले, क्योंकि क्या होगा आप ऑल आउट जाएं, लोग बहुत ज्यादा तादाद में अगर लोग आ जाते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारी जो पुलिस है उसका जो तनासुब है एक आम आवाम के निस्बत से, अगर मैथमेटिकली कर लें कि लेट्स से 1 लाख बंदा आता है तो आपकी कितनी पुलिस वहाँ पे तैनात होगी एक बंदे के मुकाबले। पर इससे पहले सवाल ये भी हो जाता है ना कि आने दिया जाएगा, वो पॉसिबिलिटी क्या होगी। लेकिन क्या जो फवाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया चौकीदार को मुखातिब करके, ऐलान इलेक्शन हुकूमत की बजाय किसी और जगह मांगा जा रहा है, बैक एंड पर उनके लोग कोई बातचीत कर रहे हैं, धरना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी कोई बात भी पूछी गई? देखिए बातचीत के हवाले से जरूर बात हुई है, जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया उसको कल डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये बात जरूर की गई है कि हम बस एक ही डिमांड है हमारी कि हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, हमारी लेजिटिमेट डिमांड है, उससे कम पे हमने नहीं हटना है। तो अब लग ही रहा है कि आगे पीटीआई ने जो डिसाइड कर लिया कि हमने आगे जाना है, तो बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है कि उन्होंने क्या करना है। एक इतला हमारे पास है कि ये बात जरूर हुकूमत तक भी कन्वे की गई है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, क्योंकि अगर देखिए किसी को भी किसी भी तरीके से ये मुनासिब नहीं होता कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर कहीं पर बैठ जाएं, लेकिन इसका एक चांस ये है कि आप इतने बंदे जमा होने ना दें, वो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, कोई और तरीका हो सकता है, नजरबंदियां हो सकती हैं।
अगर इस रूट पे गवर्नमेंट जाती है और वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को आने ही ना दें, तो क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी? उसके अलावा तीसरी ऑप्शन यही है कि फिर आप डायलॉग का आगाज कर दें। अब ये सारा का सारा हुकूमत के ऊपर है। वो कह पर खान साहब फिलहाल डायलॉग नहीं चाह रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम ठीक नहीं थे, ठीक करो सब कुछ। वो यही खड़े हैं इसी पॉइंट पर। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन सकती। मैं ये कह रही हूँ कि खान साहब किसी भी सूरत में डायलॉग की तरफ नहीं जाना चाह रहे फिलहाल, ना वो बात कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, आप कैसे न्यूट्रल हो गए, नहीं हो सकते थे, अब जो गलत कर दिया उसको दुरुस्त करो। वो इसी पॉइंट पर खड़े हैं। आप किस तरीके से दुरुस्त करेंगे ये बात? देखिए, इसमें 2-3 बैटर्स हैं जो इकट्ठे लड़े हैं इमरान खान साहब। एक तरफ तो उनका पूरा नैरेटिव है कि ये इंटरनेशनली एक साजिश हुई है जिसमें लोकल लोग भी शामिल हैं और उनकी हुकूमत को गिराया गया है, जिसमें ऑब्वियसली पूरा एलिमेंट आता है रशिया का, अमेरिका का, थ्रू आउट रीजनल जो आपकी डेवलपमेंट है वो सारी उसके अंदर आ जाती है। दूसरा उनका एक और मामला है जो आपने अभी इसका जिक्र किया, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि उनको ये भी तासुर अब है जो उन्होंने डिस्कस किया है कि मेरी हुकूमत भी उस तरीके से मदद नहीं की गई, जैसे कि एक तासुर बना हुआ है मीडिया में हर जगह कि मुझे बहुत ज्यादा मदद दी जाती थी या मेरी हुकूमत को बिल्कुल कदम कदम चलने में मदद की गई है। उस तासुर को उन्होंने हटाने की कोशिश की गई है। मतलब उन्होंने जिक्र किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाते हैं, हुकूमत में बहुत कुछ होता है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उनका कहना ये था इमरान खान साहब का कि उन्हें लगता है कि अब नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, लेकिन जब उनकी हुकूमत थी तो ऐसे अब बिल्कुल नहीं हो सकता था। उनको बताया जाता था कि नैब इंडिपेंडेंट है। तो ये तासुर वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो एक मीडिया कहता है या उनके मुखालिफिन कहते हैं, बल्कि उनके एलाइज ने भी कहा, आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि नैपियां तक तब्दील की गई हैं, उस पर वो नहीं एग्री कर रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे तो एक्चुअली जो मैं काम करना चाहता था वो नहीं करने दिया। अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया कि मैं चाहता था कि ऑल द वे अकाउंटेबिलिटी हो। मेरे लिए एक बड़ा ही धचके लगने वाला मोमेंट था तो मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि करप्शन खत्म हो। ये मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग मोमेंट था जिससे मैं निकल ही नहीं सका इस शौक में से बड़े अरसे तक। और मेरा उसके ऊपर कोई मैं जो जैसे अगर हम चाहते जैसे अकाउंटेबिलिटी करना चाहते थे। फरिया साहिबा, शिकवे शिकायतें हैं उनको पूरे निजाम से, हर इदारे से, इत्तेहादियों से, जमात के अंदर लोगों से, कोई ऐसी बात जो मीडिया में रिपोर्ट होने से रह गई हो, कोई ऐसा नुक्ता जो कल वहां पर आपने महसूस किया हो, समझा हो या जाना हो मगर नजर से हमारी आज गुजर गया हो? देखिए, इसमें एक बात जो वहां पे नहीं हुई और मेरे ख्याल से वो बड़ी अहम है, जो मैंने जाके जलसे में कह दी, क्योंकि बार बार उनसे वहां पे ये सवाल हुआ था कि इस ईसीबी के अंदर क्या आपको इलेक्शन मंजूर होंगे, तो उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। लेकिन जलसे में जाके उन्होंने, आपने देखा होगा बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आप सबसे अहम बात आखिर के लिए रखते हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इस इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन मंजूर नहीं होंगे। तासुर मुझे ये लगा आयशा कि ये आखिरी डिमांड नहीं है। शायद आगे आगे देखते हैं कैसे हालात अनरेवल होते हैं, लेकिन कहीं और भी कोई 1-2 लोगों का ना कह दें कहीं खान साहब कि उनके साथ भी उनको इलेक्शन कबूल नहीं है। लेकिन वैसे कल के जलसे में काफी दिनों बाद वो इलेक्शन कमीशन पे बोले थे। बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, वक्त निकालने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पॉलिटिकल एंड पे, ये तो है वो एनालिसिस मामला जाकर है, पॉलिटिकल एंड पर सियासतों के हाथ में कुछ बचा है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कैसर शेख साहब, कुछ सवाल सेनेटर साहब ने उठाए थे, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि क्या जिस तरह आप भी गुफ्तगू कर रहे थे, जो मसाइल सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए बाहर है, यहाँ मुखालिफिन तनकीद कर रहे हैं कि वजीर आजम को यहाँ होना चाहिए। 5 दिन हो गए, नून लीग मुश्किल में फंस गई है, हुकूमत लेकर पछता रही है, मामला हाथ से बाहर है उनके। मेरा ये कहना है कि एक मरीज जो है वेंटिलेटर पे पड़ा है, क्या ये अच्छा लगता है कि उस वक्त वो वेंटिलेटर में उसको बचाने की और दुआएं करने की और उसका इलाज करने की बजाय हम उसकी शादी के बारे में तारीखें फिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन की डेटों के चक्कर में आप इस वक्त आपका पाकिस्तान जो एक्चुअल आपका मुल्क है, मुझे ये बता दीजिए, यही बता दें, पीटीआई वाले बता दें किस तरह बचता है। जो कुछ छोड़ा है इन्होंने, अप्रैल के एंड में जो फिगर्स आई हैं, जो फिगर्स हैं, 39 अरब डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, यानी 39 अरब डॉलर, और कुल आपकी रिमिटेंस जो है सारी खत्म भी कर दो, सारी भी, तो 17 अरब डॉलर 10 महीने में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। वो कहाँ से लोगे? या कर्जा लोगे
या क्या करोगे? उसका हल मिलके ढूंढें। मैं जो असेंबली में बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मिफ्ता इस्माइल, मैं अभी भी कहता हूं, मिफ्ता इस्माइल का ये सिर्फ काम नहीं है कि इतनी मुश्किल हालात में वो कोई सीजन, देखिए तो असेंबली में से तो आया नहीं। मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है और कहता रहा हूँ, जब जो शौकत तरीन बने थे उस वक्त भी मैंने खुल के कहा था कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर सारे IMF से, वर्ल्ड बैंक से या बैंकों से क्यों आते हैं? बात तो ये है कि मुल्क को ये तबाही में आज से नहीं है, ये 30 साल से यही हालत है। इंडिया आज से 30 साल पहले हमसे उसकी परचेजिंग पावर जो है ना, उनकी टोटल इकानमी 4 गुना थी और उनकी आबादी 6 गुना थी। उनका पर कैपिटा एक फीकस आमदनी हमसे बहुत कम थी। उस वक्त मनमोहन सिंह, हमारे डॉक्टर महबूब हक साहब से, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा है, उनके वज़ीर आज़म हमसे मशवरा करते थे डॉक्टर महबूब हक साहब से, वो मुझे बताते थे, डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे दोस्त थे, कि वो हमसे मशवरा करते हैं और हम उनको समझा रहे हैं। इंडिया तो आज चला गया, हमारी टोटल इनकम इस वक्त कागज का पाकिस्तान की 300 अरब डॉलर है, इंडिया चला गया 3300 अरब पे। हमें तो मिलके अपने मुल्क को बचाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सर ये फरमा दीजिएगा कि जो मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, जिसको ऑक्सीजन लगी है, डॉक्टर सही मिल गए हैं या डॉक्टरों को भी पता नहीं है क्या करना है? जी डॉक्टर तो सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के जितने थे ना वो बुला लिए गए। तो पाकिस्तान में इससे पहले भी थे, हफीज शेख से बड़ा तो कोई डॉक्टर इनको मिलता नहीं है। पहले हफीज शेख आता, वो किधर चला गया? कुछ ये मुझे बताइए कि कहीं नजर आ रहा है आपको? वो डॉक्टर साहब किधर चले गए? कहाँ से आए थे, किधर चले गए? ये मुझे बताइए। शौकत तरीन साहब को क्यों भाई, इलेक्ट तो हम होते हैं, असेंबली बजट बनाती है, असेंबली बजट पास करती है ना, कौमी असेंबली। पिछले 35 साल से सिर्फ 6 महीने नवीद कमर असेंबली से वजीर खजाना बने। बजट असेंबली ने पास करना है, बनाने वाले सारे डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं। अभी तो भी क्या मिफ्ता साहब पर भी आपको यही एतराज है? अपने जो मेरा इतराज है मिफ्ता साहब पे भी मुझे इतराज, जो मरज को समझता है, जो उसका फैमिली डॉक्टर है, जो उसके साथ रहा है सारी जिंदगी। हम लोग तो लोगों में जाते हैं। मुस्ताद मेरे पे मुझे इतराज है, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा बड़ा करीबी है वो, मैं उसमें जाती तौर पे इतराज नहीं है। मेरा इतराज ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान से जब तक आप IMF से लेते रहेंगे, IMF का काम सर फिर मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है? मैं क्यों आया हूं? मैं अपने आप, लोग कहते हैं आप मिनिस्ट्री, बिल्कुल मैं मिनिस्ट्री के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं गया हूं वजीर आजम साहब से, मैंने कहा है कि हम सब मिलकर, मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल का चचा मेरे साथ थे, हबीब अहमद साहब, जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था, वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी में थे। उन्हीं दिनों उनका इंतकाल हुआ। मैंने उनको क्योंकि प्रेसिडेंट था चैम्बर का, तो मैंने उनको कब्र में उतारा, इनके चचा हबीब अहमद साहब को। मसला नहीं है, मसला इनका बड़े भाई को मैंने टिकट दिया वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। बात ये कि मैं क्यों आया हूँ? मैं पॉलिटिक्स में गली मल्लों के लिए नहीं आया हूँ सियासत करने। मैंने वजीर आजम साहब से शिकायत की और मेरा बिल्कुल ख्वाहिश है, कई लोग कह रहे हैं ये अपनी वजारत के लिए बातें कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क को किस तरह बचाऊं, मेरे पास हल है। हम तो अगर कैसर अहमद शेख को वजारत दे दी जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, बेहतर पॉलिसी आ जाएगी? नहीं, इस तरह ठीक नहीं होगा। उन सबको मिलाना पड़ेगा। मैं वजारत मेरे पास होगी तो तमाम कारोबारी मेरे तल्लक वाले हैं, मैं उनको इकट्ठा करके मशवरा करूंगा। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। और लेकिन ये सारे मेरे तल्लक, इस वक्त 17 जो 100 एक्सपोर्ट कंपनी है ना बड़ी, उसमें से 17 तो मेरे करीबी अजीज, मेरे बचपन के दोस्त या मेरे रिश्तेदार हैं। 100 मेरे पाकिस्तान की 17 कंपनियां और 40-50 कंपनियां चुनियोट से उनका तल्लक है। पाकिस्तान की 100 बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में से 40-45 ठीक है कैसर शेख साहब, मुझे जरा सेनेटर साहब को बिरादरी से है। जी, हम सेनेटर समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त मसला पाकिस्तान की मुश्किल का है। जिन लोगों के पास भी तजवीज़ है सब आए बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मुल्क बचाएं। मुल्क इस वक्त आपका मरीज जो है वो नहीं बच रहा और आप डेटे दे रहे हैं कि फलां इलेक्शन करा दो, 20 लाख इकट्ठा कर लो इकट्ठे, 20 लाख से ज्यादा कर लो। जी सेनेटर सैफुल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि मईशत आपकी ICU में पड़ी है और आपको इलेक्शन इस वक्त है, ये तो आप सब कुछ करके गए हैं। और सर इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर इलेक्शन नहीं तो मैं सड़कों पर हूं, जो मर्जी कर लो। देखिए अच्छा बीबी, मैं पहले भी जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने उसका आधा जवाब दिया, फिर आप शायद वो एंकर के पास चली गई। मैं तो पहले उसको कंप्लीट करूं। जैसे भाई ने कहा ना कि हमें 3.5 साल में जो PTI ने किया तो हम कैसे कर सकते हैं 1.5 महीने में। देखिए हमें तो जो पाकिस्तान मिला जिस हालत में, तो 48 साल थी ना, 70 से लेके ये 2 पार्टीज़ हैं ना, किसी न किसी शेप में हुकूमत करती आई हैं।
तो 48 साल की हुकूमत, जो 48 साल के मसाइल हैं, मैं उसको गैर पार्लियामानी अल्फाज से मेंशन नहीं करता, लेकिन जो उसके मसाइल हैं तो ये हमसे तवक्का करते थे हम उसको 3.5 साल में ख़त्म करते। अभी 3.5 साल के मसाइल, तो हमें टोटल टाइम मिला 48 साल का कोई 8%, जो 3 साल 8 महीने बनता है। तो भाई अभी आपको भी हमारे जो मतलब 3 साल 8 महीने उसके 8% 3 महीने बनते हैं, तो अभी 1.5 आपको हो गया है। तो आइंदा 1.5 महीने में आपको तो पाकिस्तान की मैशियत सही करनी चाहिए। नंबर 2, जो भाई कहते हैं कि हमें ये पेशेंट है ये वेंटिलेटर पे पड़ा है और ये पीटीआई की हुकूमत ने दिया है, तो भाई हमें तो आपने पाकिस्तान दिया था यतीम के शेप में, बेवा के शेप में आपने पाकिस्तान छोड़ा। 48 साल में जो पाकिस्तान का आप लोगों ने हशर किया, मैं छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। आप ये बता दीजिएगा इन 48 सालों में आमिरों के भी सारे साल डाल दिए हैं, परवेज मुशर्रफ के भी 10 साल डाल दिए हैं, उनकी काबीना में जो बैठे लोग थे आपके पास बैठे थे वो सब भी डाल दिए। आपको पता है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब के हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, वो सब पार्टीज में बैठे हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है। मैं कोई ढकी छुपी चीज नहीं कर रहा। कभी ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा बनी तो यही आपके गिलानी साहब बैठे हैं ना भी हमारे साथ, जो पीपी के पीएम भी बने हैं, ये गिलानी साहब मेंबर थे उसके। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा जो मतलब कोई आपको ढकी छुपी चीज हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 48 साल का इशू था, ये कहते हैं कि जल्दी हमें हल करना चाहिए था। तो 48 साल में अगर हमने 3.5 साल में इनको ये वेंटिलेटर पे पाकिस्तान समझ में आ रहा है, तो हमें तो यतीम हालत में पाकिस्तान मिला था, बेवा की हालत में मिला था पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी बात मुझे बड़ी खुशी हुई, कैसर शेख साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की। ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का, सब पार्टीज का, कि जब वो हुकूमत में आती हैं, पीएम बनता है, इट मीन्स वो सिक्योर करता है मोर देन 172 वोट। अभी भी तो वाकई फाइनेंस मिनिस्टर क्या एक भी आदमी एलिजिबल नहीं है हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में, जो फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आते हैं। और मुझे खुशी होती है। देखिए, अच्छी बात यहाँ भी हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी देखें ना, चले हम पे तो ये इल्जाम लगता था ना कि हम अहल नहीं है, ये तो सारे अहल मिले हैं ना, जो 11 पार्टियों के पाकिस्तान की क्रीम है जिसने 48 साल पाकिस्तान का हशर किया। ये तो सारे मतलब ऐसे लोग हैं जैसे आसमान से उतारे गए। 174 इनके एमएनएस, 50 के लगभग इनके सेनेटर्स हैं, तो 224 मेंबर्स में से इनके पास एक भी आदमी नहीं जो फाइनेंस को जानता हो। भाई मिफ्ता इस्माइल तो कैंडी बॉय है, वो तो कैंडी फैक्ट्री चलाता है, उसको क्या पता फाइनेंस का। आप देखिए, वो पहले कहता था कि मैं आके 1 हफ्ते में आके जो मैशियत को बना दूंगा, अभी वहां बैठा हुआ है, वहां वो इस्लाम को यूज करता है कि इमरान खान साहब तो जो है वो तालिबान के हामी है। देखिए, इन चीजों को ये सही करना चाहिए। अगर कैसर शेख साहब के पास कोई हल है तो मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि उसकी तरफ वो देखें। और मिफ्ता इस्माइल क्या है, एक जबरदस्त। अभी कैसर साहब भी यही कह रहे हैं, उनके पास हल है, देखना यह कि शहबाज को कैसर साहब का हल पसंद आता है या नहीं। सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब, कैसर अहमद शेख साहब, फरिया इदरीस साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।